हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आपका स्वागत है हमारे चैनल डेंटल हेल्पलाइन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आता हूँ अलग अलग कंट्री के लिए कि हमने कैसे सेटल होना है। बीडीएस के बाद एमडीएस के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो है हम लेकर आएंगे INBD के ऊपर कि जो हमारा नया एग्ज़ाम है यूएसए में वो क्या है, उसका क्या प्रोसेस है और वो क्या रहता है। क्योंकि जो ओल्ड एग्ज़ाम था हमारा एनबीडी उसका सबको पता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 होता था, लेकिन जो ये नया एग्ज़ाम हो गया है ये सिंगल हो गया है। इसमें बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी डेंटिस्ट जो पास आउट हमारे सीनियर काफ़ी पूछते रहते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। मोस्टली सारे देखते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स होते हैं आज मैं आपको वो बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। इसमें जो बेसिक स्टेप्स रहेंगे वही मैं आपको बताऊँगा। कोई ज़्यादा इतना नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जैसे पहले के स्टेप्स थे इसके कुछ थोड़े डिफरेंट है, लेकिन अब आप सारी वीडियो देखोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन से। जो हमारा जो एग्ज़ाम है INBD, जो एग्ज़ाम की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड नेशनल बोर्ड ऑफ डेंटल एग्जामिनेशन। जैसे हम सबको पता है कि पहले दो एग्ज़ाम होते थे, NBD पार्ट 1 एंड NBD पार्ट 2, लेकिन इन दोनों को रिप्लेस करके इसकी जगह से एक सिंगल एग्ज़ाम आ गया जो आप फोटो में देख सकते हो, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड नेशनल बोर्ड ऑफ डेंटल एग्जामिनेशन। और हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसको कैसे हमने अप्लाई करना है, क्या इसका क्वेश्चन कितने रहते हैं, इसके पासिंग मार्क्स, ये सारा कुछ जो भी जैसे भी मैं आपको अपनी सारी पहले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप सारी वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको स्टेप टू स्टेप जो भी हैं आपके सारे डाउट्स इसमें ऑलमोस्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़, जैसे ही आपको पता है कि ये दो पार्ट में एग्ज़ाम पहले वाला हमारा होता था, लेकिन जो हमारा ये वाला जो एग्ज़ाम है INBD का एग्ज़ाम है, ये 2 दिन का एग्ज़ाम कर दिया। सिंगल एग्ज़ाम है, ये 2 दिन में होता है ये हमारा एग्ज़ाम। तो जैसे आपको पता है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, आपको पहले जो मोस्टली काफ़ी एस्पिरेंट्स रहे हैं उन्होंने लास्ट वाला एग्ज़ाम अप्लाई किया होगा, उनको पता रहेगा कैसे अप्लाई करना है, क्या वेबसाइट्स रहती हैं, क्या हमारे वो लिंक्स रहते हैं, किन के थ्रू हमने अप्लाई करना है, किन में नहीं। तो जो इसका प्रोसेस है, इसका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कुछ चेंजेस आ रखे हैं सिंगल एग्ज़ाम की वजह से। वो तो चलो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर टाइम टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो ये अब जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA की वेबसाइट आपको ओपन करनी पड़ेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको। और उसके बाद आपको अपनी यूनिक ID क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको हम डेंट पिन भी बोलते हैं। जो हमारा डेंटा पिन होता है, तो ये हमारी जो ID बन जाती है, ये जो हमारा टायर प्रोसेस रहता है लास्ट तक ये फ्री क्रिएट होती है। और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारी हेल्प हो जाती है कि जो भी हमने एक यूनिक ID में, आपको पता ही है कि जो भी रिसेंट्स अपडेट्स रहते हैं, कुछ भी रहता है, हमें पता लगता रहता है। तो वेबसाइट के बाद हमें क्रिएट करने के बाद अपनी ID क्रिएट करने के बाद फिर WES होता है, जैसे आपको पता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस रहती है, इसको EC बोलते हैं हम। इसमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या जो हमारा GPA स्कोर रहता है वो सारा इसमें देखा जाता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, वेरीफाई होते हैं। इसमें हमारी जो परसेंटेज निकलती है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, जो ग्रेडिंग रहती है GPA की, तो उसमें हमारी जो परसेंटेज 0 to 5% रहती है, उसके बेस के ऊपर हमें सेलेक्ट किया जाता है कि हम कौन सी कैटेगरी में रहते हैं, हम लो में हैं या एवरेज है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके हिसाब से रहता है ये सारा। तो ये 3 स्टेप करने के बाद ADA WS एंड GPA स्टेप करने के बाद तो फिर आपको अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सबमिट करवाने हैं। उसके डॉक्यूमेंट में आपकी मार्कशीट रहती है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट रहते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट्स रहते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीशन और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारे प्रोसेस को करने का जो भी खर्चा होता है उनका $160 होता है। हो सकता है ये थोड़ा बढ़ जाए या कम हो जाए। कम तो चलो क्या होना है, बढ़ेगा ही आगे आगे। और वो जो भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको जो वेबसाइट्स होगी या जो भी आपने ID क्रिएट कर रखी होगी, जैसे भी जो भी गाइडलाइन रहेंगी उसके हिसाब से आपको फॉलोअप करनी पड़ेंगी। तो आगे जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो एग्ज़ाम है इसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे होता है, क्या इसको हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या नहीं करना। तो ये देखो आप, जो लिखा हुआ है कि जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं जो 500 क्वेश्चंस होते हैं। और जो पहले दिन होता है इसमें हमें 360 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। जो हमारे थ्री सेट्स होते हैं वो 100 क्वेश्चंस के होते हैं, और जो हमारा एक सेट होता है वो हमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारी डेंटल नॉलेज या हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो भी हमारे जो केस हिस्ट्री के हिसाब से हमारे ये क्वेश्चंस रहते हैं और हमें उनको सॉल्व करना होता है। और जो हमारा सेकंड डे रहता है, सेकंड डे में हमें 140 क्वेश्चंस मिलते हैं। और 140 क्वेश्चन के 2 सेट्स होते हैं 70 क्वेश्चंस में। और इसमें ऐसे रहता है कि हमें कुछ टाइम का ब्रेक ही मिलता है, जैसे थोड़ा जैसे 3 आवर्स का एग्ज़ाम हो गया, 4 का हो गया, उसी हिसाब से ये जो पार्ट में होता है। जैसे पहले सेट का हो गया, फिर सेकंड तक हो गया। लेकिन ये जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है ये पूरे 2 दिन में ही होना होता है। और जो भी अगर कुछ ये पोस्टपोन होना होता है, जैसे अभी कोरोना में अभी ये स्टार्ट हुआ था, कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, कुछ नहीं हुए, वो सारी डिटेल्स जो भी रहती है आपको टाइम टू टाइम दे दी जाती है।
अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है। तो जो इसके एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, जो मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हो। नाम जॉइंट कमीशन ऑफ नेशनल डेंटल एग्जामिनेशन JCNDE। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस पर आपको है जहाँ पर आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है सारा मिल जाएगा। आप वहाँ से ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हो और ईजिली आपको जो भी आगे आके आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जहाँ कोई भी प्रोसेस रहता है, आप इजीली इसके थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। और आपका सेकंड स्टेप रहता है वीज़ा का अप्लाई करना, क्योंकि ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है, जो इंडिया में तो होता नहीं है। ये हमारा एग्ज़ाम अगर हमने देना है, हमें US या फिर कनाडा, दोनों में से किसी एक कंट्री हमें जाना पड़ेगा। वहाँ जाके हमें अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रॉपर हमें फ़ाइल बना के इमिग्रेशन ऑफिस में जाके हमें वीज़ा का अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा जो हमने अप्लाई करना है, वीज़ा अपने अप्लाई करना है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं जो इंडिया में होते हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, जो हमको USA में और कनाडा में जाकर ही देना पड़ेगा। अगर हमें वहाँ का वीज़ा मिलता है, अगर हम वहाँ जाते हैं, वो वीज़ा हमें मिलेगा हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। हमने एग्ज़ाम के लिए जाना है, जो भी हमारे वो शिफ्ट्स मिलती हैं, हमें सारी साथ में अटैच करनी पड़ेंगी। वीज़ा मिलने के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस रहेगा एग्ज़ाम का। जैसे हम एग्ज़ाम देंगे, इसमें रहेगा फेल पास का रहेगा। अगर आप क्लियर करते हो एग्ज़ाम तो पॉजिटिविटी लेकर ही जाना है। अगर आप इतनी तैयारी करो तो एग्ज़ाम तो क्लियर करना पड़ेगा ही आपको। अगर एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको टॉफल का टेस्ट देना पड़ेगा। टॉफल का ऐसे रहता है कि वो भी, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट सारी वीडियो में बता रखा हुआ है कि IELTS, टॉफल, ये सारा इसमें क्या क्या डिफरेंस रहता है। टॉफल भी एक लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम रहता है हमारा, तो हर एक कंट्री का अलग अलग टेस्ट का सिस्टम रहता है। तो इसके जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं हम इसको, इसकी भी परसेंटेज रहती हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको जज करते हैं कि आपको किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। टॉफल के मार्क्स होते हैं, टॉफल के मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज की रेपो के हिसाब से आपको कॉलेज अच्छा मिल जाता है, जहाँ आपकी मार्किंग के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। ये भी एक स्टेप है, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा अपने एडमिशन्स के लिए, सब चीज़ों के लिए। और उसके लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप दे सकते हो। ADEA कैपिट, ये जो प्लेटफॉर्म रहता है, इसमें जो जितनी यूनिवर्सिटी हैं, 50-60 यूनिवर्सिटी हैं, सबका इसमें इन्फॉर्मेशन रहती है। जो ADA कैपिट की जो फुल फॉर्म है, आप देख सकते हो। इसका जो ADA की फुल फॉर्म रहती है अमेरिकन डेंटल एजुकेशन एसोसिएशन। तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं सबमिट्स करने पड़ते हैं। फिर आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। रिकमेंडेशन आपको लेटर या अपने सीनियर से, या अपने कॉलेज के डीन से, या जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, जो भी आपके साथ, जहाँ कोई फैकल्टी मेंबर या आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देंगे, वो भी आपको वहाँ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, कि आप US में क्यों आए हो, आपने यहाँ ही क्यों प्रैक्टिस करनी है, मतलब जहाँ पर क्यों स्टडी कर रहे हो, सारा वो सारे जो भी एक रहती है, कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, वो आपको सारी की सारी पूरी करनी पड़ेंगी। और वो पूरी करने के बाद जो भी आपका CV या रिज्यूम में रहेगा, वो भी आपको साथ में अपना अटैच करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, आपका बेंच टेस्ट होगा। बेंच टेस्ट में और इंटरव्यू में ये रहता है कि आपकी नॉलेज डेंटिस्ट्री के डेंटिस्ट्री में आपकी कितनी नॉलेज है, क्या क्या पता है आपको कैविटीज़ के बारे में, जहाँ कोई लीजन के बारे में, जहाँ कोई फ्रैक्चर के बारे में, वो सब जो बेसिक चीज़ रहती है वो आपको पूछी जाएंगी। ये आपको मैंने स्टेप बताए, जो जितने भी लिंक मैंने आपको बताए हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप दे सकते हो। लेकिन अब मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि सर इसका क्या खर्चा आता है, कैसे होता है। जो इसका खर्चा रहता है पूरा, जो पर एनम खर्चा आता है हमारा, वो ऑलमोस्ट हमारा 1-1.5 लाख डॉलर के आसपास आ जाता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, हमने आगे क्या क्या नई नई चीज़ें हमें इंक्लूड हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। वो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वेबसाइट के ऊपर लिखी होती है, किस डॉक्यूमेंट का कितना खर्चा है, किस प्रोसेस का कितना खर्चा है। वो सारा मिला के हमारा 1 से 1.5 लाख डॉलर का खर्चा आ जाता है आराम से। मोस्टली हमारे ये पूछते हैं कि सर इसमें लोन मिल जाता है, कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, मिलती कि नहीं मिलती। तो लोन का भी मैं जैसे आपको बताता, लोन मिल जाता है इसमें, लेकिन लोन में आपको खुद को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। उसको स्पॉन्सर करने के लिए आपको एक कोर्स साइन करने वाला बंदा चाहिए, जो उधर का सिटीजन हो, या उसका परमानेंट रेजिडेंस हो, जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी गारंटी भरे। और जो आपको वहाँ की जो आपकी गारंटी भर देगा, जैसे हम इंडिया में होता है कि बैंक में हम कोई लोन लेते जाते हैं, हमें अपने विटनेस देने पड़ते हैं, तो वो हमारी गारंटी भरते हैं, ऐसे ही उधर रहता है। अगर वो आपकी गारंटी भर देते हैं, कर देते हैं, तो आपको वहाँ का लोन मिल जाता है। और जो लोन रीपे करना होता है, हमने अपनी स्टडी खत्म होने के 6 महीने बाद करना होता है। उन 6 महीने में हमें अपने लिए जॉब ढूंढनी होती है। जॉब ढूंढने के बाद जैसे आपको पता है कि हमें अपनी अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाती है। अर्निंग स्टार्ट होने के साथ साथ ही जो भी सारा रहता है कि हम अपना लोन पे कर सकते हैं। फिर जो लोन होता है, हम उस लोन को हमें अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। ट्रांसफ़र करवाने के बाद हम उस लोन को रीपे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और था कि सर जैसे हम सिटीजन नहीं हैं, हम वहाँ कैसे अप्लाई करें, क्या हमें एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि जैसे जो US की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस है, उसमें से 15-20 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें आप नॉन US से रेजिडेंस हो, तो आपको वहाँ का एडमिशन मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, अगर आपके सारा प्रोसेस कंप्लीट है, एग्ज़ाम क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ US कोई प्रेफरेंस है, लेकिन जो कुछ कॉलेजेस है, 10-15-20 कॉलेजेस हैं, उसमें एशियंस को या किसी और कंट्री को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनको एडमिशन ईजिली मिल जाता है।
तो इसके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको, अगर आप आपके पास यूएस का वीज़ा है या अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, आप किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू जाओ वहाँ पे, या किसी प्रेसेप्टरशिप प्रोग्राम के थ्रू जाओ, तो वहाँ जाकर आप एक बार पहले वहाँ का समझिए वहाँ का काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि इंडिया का या किसी और कंट्री का, हर कंट्री का अलग अलग तरीका है, हर अलग अलग वे काम करने का। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। प्रेसेप्टरशिप प्रोग्राम में होता है, अगर आप यूजी हो या पीजी हो, आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग बोल सकते हैं हम इसको, ट्रेनिंग कर सकते हो, या असिस्टेंटशिप कर सकते हो, आप असिस्टेंट बन के काम कर सकते हो। ये सारा कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। अगर कॉन्फ्रेंस में ऐसे होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर से इंटरेक्ट होते हो, कोई हमें काफ़ी ज़्यादा सीनियर मिल जाते हैं जो जिनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, हमें वो चीज़ें बताते हैं। तो वो सब चीज़ें के अगर थ्रू आप जाओगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती हैं या जो आपने इंटरनेशनल प्रोग्राम अटेंड किए होते हैं, इसकी वैल्यू बहुत होती है, इसके मार्क्स भी हमारे लगते हैं। जो सीपीडी या सीडी पॉइंट्स होते हैं, ये सारे इसमें काउंट होते हैं और ये आपकी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें साथ में लेकर चलो तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो प्लीज़ थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो आपको होप कि आपको सारे जो भी डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता हो या मेरे से कोई बात छूट गई हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सब कुछ आप पूछ सकते हो। तो आपको सारा कुछ बता दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी ऐसा है कि जो एक फार्माकोविजिलेंस भी अभी जो एक ग्रोइंग ब्रांच है, काफ़ी अच्छा स्कोप है उसमें भी, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि फार्माकोविजिलेंस में क्या है, हमें क्या बेनिफिट है, क्या इसका सैलरी, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो प्लीज़ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।